हेलो बच्चों, मैं हूँ प्रियांशी और मैं हूँ रन अकेडमी से। आज मैं आपको अब से पढ़ाऊँगी हिस्ट्री। और हिस्ट्री के अलावा ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स के भी लेक्चर आपको मिल जाएंगे अपकमिंग डेज में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 जो कि हिस्ट्री से है, क्लास 10th का। और चैप्टर का नेम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो जनरली हम लोग हमेशा यही सुनते हैं कि किसी कंट्री की जब भी कोई नेशनलिज्म की बात होती है तो किसी कंट्री के बारे में होती है। बट यहाँ पे एक पूरे कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक चेन ऑफ इवेंट्स है जो कि 17th और 18th जो कि 19th सेंचुरी तक भी चलता है। और ये जो चेन ऑफ इवेंट्स है ये यूरोप में आते हैं। और ये बारी बारी से फ्रांस सबसे पहले जहाँ पे ये बुखार आता है नेशनलिज्म का, वो इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, ग्रीस, ये सारी कंट्रीज, ये जितने भी नेशन स्टेट्स हैं, कंट्रीज हैं, यहाँ तक इन्फ्लुएंस करता है नेशनलिज्म का ये फीवर। और ये फीवर जब इन सारी जगहों पे मतलब सारी कंट्रीज पे अपना इफेक्ट डालता है और नेशनलिज्म लोग रिवोल्यूशन लाते हैं नेशनलिज्म को पाने के लिए, तो इस पूरी जो चेन ऑफ इवेंट्स है इसे हम बोलते हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसलिए हम इस पूरी जो इवेंट्स हैं, जो सारे इवेंट्स हैं, इसे हम एक पूरे कॉन्टिनेंट से ड्राइव करते हैं। ओके, तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप चैप्टर देखेंगे तो हमें ये पेंटिंग देखने को मिलती है जो कि फ्रेडरिक सोरियो ने बनाई थी। उन्होंने इस पेंटिंग के थ्रू अपने ड्रीम को यूटोपियन विजन जिसे बोलते हैं, यूटोपियन विजन इसलिए कहा जाता है, यूटोपियन विजन का मतलब होता है ड्रीम। एक ऐसा ड्रीम जो उस टाइम पे लोग सोच मतलब उन्हें लगता ही नहीं था कि कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। और ये ड्रीम था नेशनलिज्म का, रेवोल्यूशन का, लिबरल होने का। सो इस पेंटिंग से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं और ज़्यादातर 3 मार्कर क्वेश्चन आते हैं, नहीं तो 1 मार्कर ज़रूर आता है कि ये पेंटिंग किसने बनाई थी, तो और या फिर कब बनाई गई थी। तो ये पेंटिंग 1848 में फ्रेडरिक सोरियो ने बनाई थी जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। तो इस पेंटिंग के थ्रू इसके जो फीचर्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। कभी कभी आता है क्वेश्चन तो फीचर्स ज़रूर पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला इसमें क्या दिखाया गया है, क्या दर्शाया है फ्रेडरिक सोरियो ने। तो ये है एक, ये जो आपको जो लॉन्ग मार्च ऑफ पीपल दिख रहा है, ये है अलग अलग कंट्रीज के पीपल। और इन्होंने अपना नेशनल फ्लैग, नेशनल जो कॉस्ट्यूम है वहाँ की वो पहनी हुई है। ये दिखा रहा है कि ये सारे के सारी जो मार्च है ये किसकी तरफ है, लिबरलिज्म की तरफ है, रेवोल्यूशन की तरफ है। ठीक, तो इस मार्च के थ्रू जो भी इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी से पास कर रहा है उन्हें लिबरलिज्म मिल रहा है। ठीक है, वो लिबरल होते जा रहे हैं। और ये जितने भी जो बाकी जो लाइन से लगे हुए हैं, ये सारी की सारी कंट्रीज भी लिबरलिज्म की तरफ बढ़ रही हैं। जो जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आगे बढ़ जाएंगी उन्हें भी लिबरलिज्म मिल जाएगा। ठीक, अब ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी ही क्यों, क्योंकि स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास है एक हैंड में चार्टर्स ऑफ मैन, राइट्स ऑफ चार्टर्स ऑफ मैन एंड टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। इसमें दिया हुआ है मैंस के राइट के बारे में, कॉमन पीपल्स के राइट्स के बारे में। ठीक, और टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है कि लोग अपनी जो फ्रीडम है, जो उन्हें चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो उनकी डिमांड्स हैं उनके बारे में उन्हें नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है कि जो मोनार्की है वो उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और जो लास्ट फीचर है जो हम लोग देखेंगे, सॉरी सेकंड लास्ट, तो वो ये है कि यहाँ पे हमें सिम्बल्स दिखते हैं किसके, एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की के। ठीक है, एब्सोल्यूटिस्ट क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, तो मोनार्की के अवशेष दिखते हैं यहाँ पे। जो मोनार्की है उसके टूटे हुए टुकड़े हैं, जो कैसे हुए, क्योंकि लोगों ने मोनार्की को छोड़ के लिबरलिज्म अपना लिया था। ठीक है, और यहाँ पे जीसस क्राइस्ट भी इसके गवाह बन रहे हैं और अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि ये जो मतलब काफ़ी जो एक हिस्टोरिकल इवेंट है उसे ये मतलब देख के अपनी ब्लेसिंग्स देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देना चाहते हैं। तो ये ड्रीम इसलिए था क्योंकि जिस टाइम पे ये जो पेंटिंग बनी थी उस टाइम पे ऐसा लोग सोच भी नहीं पा रहे थे कि हमें कभी ऐसा लिबरलिज्म या ऐसा कुछ मिल पाएगा। वो हमेशा ये सोचते थे कि मोनार्की ही हमारी लाइफ है और इसके आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए वो ड्रीम था। ठीक, अब ये जो फीचर्स है जो मैंने अभी आपको बताया तो ये एक बार फिर से देख लेते हैं। तो 1848 में फ्रेडरिक सोरियो जो फ्रेंच आर्टिस्ट थे उन्होंने, हाँ, इस पेंटिंग का नाम है डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, जो कि एक यूटोपियन विजन था किनका, फ्रेडरिक सोरियो का। ठीक, इसके फीचर्स क्या थे, स्टैचू ऑफ लिबर्टी फर्स्ट ऑफ ऑल, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट जिनकी एक हैंड में है और दूसरी हैंड में चार्टर्स ऑफ राइट्स ऑफ मैन। ओके, एंड देन ऑन ग्राउंड सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट नेशंस। ओके, एंड लास्ट पीपल लॉन्ग मार्च, नेशनल कॉस्ट्यूम्स एंड फ्लैग्स। और जो एक और था जीसस क्राइस्ट
की ब्लेसिंग ये भी है, तो ये चाहे तो इंक्लूड करें, वरना 3 मार्कर के क्वेश्चन में इतना काफ़ी है। ठीक, ब्लेसिंग्स। ओके, सो इसके बाद अब हम देखते हैं कि ये सारा प्रोसेस शुरू कहाँ से हुआ। तो सबसे पहले लाइक अभी आपने 9th वाले चैप्टर में अगर ध्यान दिया होगा कि जो भी चीज़ें होती हैं यूरोप में, वो स्टार्ट होती हैं फ्रांस से। फ्रांस जो था वो यूरोप का माइंड, एक बार एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो जो फ्रांस था, यहाँ पे सबसे पहले नेशनलिज्म की भावना आई थी, लोगों को बुखार यहीं पे चढ़ा था। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म 1789। और लोगों ने इस नेशनलिज्म को प्राप्त करने के लिए यूनिटी कैसे, जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने यूनिटी कैसे लाने की कोशिश की, अब हम ये देखेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, ट्राई कलर फ्लैग लाया। जो मोनार्किल फ्लैग था उसको हटा के ट्राई कलर फ्लैग, ब्लू वाइट और रेड का जो फ्लैग है वो इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद इन्होंने नेशनल असेंबली बनाई, हाइम्स और ओथ नई ली। उसके अलावा जो फ्रेंच लैंग्वेज थी उसको कॉमन लैंग्वेज कर दिया गया। अब कोई अलग अलग लैंग्वेज नहीं बोलेगा, कॉमन लैंग्वेज बोलेंगे तो कॉमन आइडेंटिटी लोगों को समझ में आएगी। उसके अलावा इन्होंने यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेज एंड मेजरमेंट्स इंट्रोड्यूस कर दिए। अब कोई अलग अलग जो मेजर्स हैं वो यूज़ नहीं करेगा, सबके सब एक जैसा यूज़ करेंगे, ताकि जो कॉमन आइडेंटिटी है वो लोगों को महसूस हो सके, सब लोग समान महसूस कर सकें। उसके अलावा इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया ला पैत्री एंड ले सिटियोन का, मतलब फादरलैंड, मतलब ला पैत्री का मतलब होता है फादरलैंड, एंड ले सिटियोन का मतलब होता है सिटीजन्स। ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कॉमन आइडेंटिटी के लिए। और जो टैक्स थे उन कई टैक्सेस को एबॉलिश किया गया, ताकि लोग डिफ्रेंशिएटेड डिस्टिंक्ट ना महसूस कर सकें, उन्हें ऐसा ना लगे कि हमारे साथ गलत हो रहा है। क्योंकि कुछ टैक्सेस थे जो खाली जो गरीब लोग थे उनके लिए था। और जैकोबिन क्लब इसमें, इसका बहुत बड़ा रोल था। इसने जैकोबिन क्लब ने अपने क्लब के थ्रू ये आइडिया ना सिर्फ फ्रांस में बल्कि अलग अलग नेशन स्टेट्स में भी फैलाया, लोगों तक ये भावना पहुंचाई कि हमें लिबरलिज्म चाहिए, हमें नेशनलिज्म चाहिए। ठीक, तो इस वजह से जो फ्रांस की जो आइडियोलॉजी थी वो धीरे धीरे लोगों तक पहुंची, लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी लोगों तक पहुंची, रेवोल्यूशन की जो आइडियोलॉजी वो लोगों तक पहुंची। तो इससे भी क्वेश्चन बनता है कभी कभी, तो कभी कभी क्या, ज़्यादातर आ ही जाता है, 5 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो इससे जितने भी जो टॉपिक्स होंगे उन सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चन सबसे लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बार, ताकि आपको पता चल जाए कि मतलब इजी हो जाए आपके लिए कि कैसे आंसर, क्वेश्चंस का आंसर करना है, ताकि लाइक 5 मार्कर 3 मार्कर सब। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि नेपोलियन नेपोलियन ने ही क्या कहते हैं, ये जो अलग अलग जो मतलब ये जो कॉमन आइडेंटिटी, जो रेवोल्यूशन था लिबरलिज्म की, जो और रेवोल्यूशन की जो आइडिया था ये लोगों तक पहुंचाने का, या इसका जो बेड़ा था वो किसने संभाला था, वो नेपोलियन बोनापार्ट ने संभाला था। ठीक, तो इसने जब ये आया पावर में, जब ये सब कुछ हो गया, तो इसके पावर में आने के बाद लोग, इसने क्या किया कि डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया। इसने बिल्कुल भी डेमोक्रेसी को रखा नहीं, इसने ख़त्म कर दिया। इसके अलावा इसने मोनार्की को वापस इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसके खिलाफ लोग लड़ रहे थे उसको इसने वापस इंट्रोड्यूस किया। और इसने क्या किया, सबसे बड़ा जो इसने काम किया था, उसने सिविल कोड इंट्रोड्यूस किया था 1804 का। अब ये क्या है अभी हम देखेंगे। और इसने जो 1804 के थ्रू जो भी इसने चेंजेस लाए थे, उसकी वजह से जो यूरोपियंस थे इसे बहुत पसंद करते थे। ये जहाँ पे भी जाता था लोग इसका क्या कहते हैं, स्वागत करते थे। हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी जो है, एक तरीके से इसको मानने लगे थे। इसने क्या किया था अब हम ये देखते हैं। अब हाँ, एक कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूटिज्म का, एब्सोल्यूटिस्ट का, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है कि ऐसा इंसान या ऐसा मोनार्क जो ऐसी पावर क्या कहते हैं पोजेस करता हो, जिसके लिए वो किसी को भी जवाबदेह नहीं होता है। वो जो चाहे जैसा चाहे वो कर सकता है, उसके खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकता, ना ही कोई लॉज या कोई पार्लियामेंट उसे रोक सकता है। ठीक, इसके अलावा एक और टर्म होता है डिस्पोटिज्म का। डिस्पोटिज्म का मतलब होता है ऐसा राजा जो बहुत ही क्रूअल हो, बहुत ही क्रूअल तरीके से राज करता हो, बहुत क्रूर हो। उसकी जो क्या कहते हैं, जो उसकी नीतियां हैं वो इतनी खराब होती हों, लेकिन उसके बावजूद उसे कोई फर्क नहीं पड़ता हो कि लोगों को उससे क्या फायदा या नुकसान हो रहा है। अब जो फ्रांस की जो मिडिल क्लास के लोग थे, इन्होंने ये जो कैंपेन था नेपोलियन ने, ये कहाँ कहाँ फैलाया था, ये फ्रेंच आर्मी ने इसे हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली तक 1790s के जो
टाइम था 1790s का। इस टाइम पे ये यूरोप के अलग अलग नेशंस में स्प्रेड कर दिया गया था। अब हम देखते हैं कि नेपोलियन ने जो सिविल कोड इंट्रोड्यूस किया था वो एक्चुअल में क्या था। तो इस सिविल कोड के थ्रू उसने सबसे पहले जो किया था, उसने क्या किया कि जो बर्थ के जो राइट्स होते हैं, जो बर्थ से उन्हें प्रिविलेजेस मिलते हैं, उन्हें पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। उसके बाद राइट ऑफ प्रॉपर्टी दे दिया लोगों को। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सेक्टर में कई न्यू आइडियाज़ इनोवेशंस किए। उसके अलावा जो क्या कहते हैं लोग थे, उनको लॉ के सामने इक्वल कर दिया कि अब कोई भी, चाहे वो बड़ा सा कोई ज़मींदार हो या छोटा सा छोटा पीजेंट हो, वो सबके सब लॉ के सामने एक समान होंगे। किसी को भी कोई अलग से प्रिविलेज नहीं मिलेगा। फीडर सिस्टम उसको ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से पीजेंट्स उसके लिए भगवान, मतलब पीजेंट्स जो थे उसे अपना भगवान समझने लगे थे। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस उनको ख़त्म कर दिया। इससे ट्रेडर्स भी उसे अपना मसीहा समझने लगे थे। और स्टैंडर्ड वेट, जिसकी वजह से फिर ट्रेडर्स खुश हो गए। स्टैंडर्ड वेट जिससे क्या हुआ कि जो ट्रेडर्स थे, पीजेंट सॉरी जो बिजनेसमैन थे, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं हुई ट्रेडिंग करने में। कॉमन नेशनल करेंसी कर दी। कोई मतलब अलग अलग तरीके की करेंसी यूज़ नहीं करेगा, एक कॉमन नेशनल करेंसी होगी, जिसकी वजह से अगेन ट्रेड करना आसान हो गया। यूनिफॉर्म लॉ कर दिया। सिंप्लीफाई एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, ठीक। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है उसे भी ईजी कर दिया गया। अब इसके बाद काफ़ी कुछ होता है। अब ये तो ठीक है कि हाँ इतना सब कर दिया, लेकिन फिर हुआ क्या कि नेपोलियन को अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी या उसको भगा दिया गया, ऐसा क्यों था? तो जो नेपोलियन था वो पावर में आया था किनको हटा के? कंजर्वेटिव्स को हटा के, ठीक है। लेकिन जिनको इसने हराया था उन्होंने ही इसे वापस हरा दिया। क्यों? क्योंकि इसके कुछ मेजर्स थे जो इसने इनके साथ ही साथ बाकी जगह पे भी इंट्रोड्यूस किया। तो ये क्या था? इसने क्या किया? सेंसरशिप लाया, ठीक। सेंसरशिप से क्या हुआ कि लोगों के पास उनकी जो फ्रीडम थी, अपनी जो एक्सप्रेशन थे, अपनी जो शिकायतें थी, उनको एक्सप्रेस करने की जो फ्रीडम थी, वो छीन ली गई, उनको नहीं दी गई। इसके अलावा कोई वोटिंग राइट उन्हें नहीं मिला, जिसके लिए लोग अभी तक लड़ रहे थे, वो राइट इन्हें मिला ही नहीं। इसके अलावा इसने टैक्सेस कई जगह पे तो कम किए, लेकिन ओवरऑल टैक्सेस को इसने बढ़ा दिया, जिससे अगेन पीपल, जो लोग थे, इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए, मतलब बिल्कुल पसंद करना छोड़ दिया। और इसके अलावा एक जो था फोर्स रिक्रूटमेंट ऑफ आर्मी, ठीक। तो इसको अब अपनी आइडियोलॉजी अलग अलग नेशंस तक पहुंचाने के लिए इसने क्या किया, अब इसको आर्मी चाहिए थी दूसरी जगह जाके लोगों पर कब्जा करने के लिए। तो इसने आर्मी में फोर्सली लोगों को एडमिट करना शुरू कर दिया, जो लोगों को पसंद नहीं आया। और कंजर्वेटिव्स ये बिल्कुल भी इसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि एक तो इन्होंने नेपोलियन ने इनकी जगह ली। इसके अलावा कंजर्वेटिव्स जो थे इसे इसलिए नहीं पसंद करते थे क्योंकि एक ये रॉयल ब्लड नहीं था, ठीक। और कंजर्वेटिव जो थे वो एक पुराने ख्यालात के लोग थे, तो इन्हें रॉयल ब्लड वाले ही चाहिए थे पावर में। और नेपोलियन एक रॉयल ब्लड था नहीं, इस वजह से ये लोग इससे बहुत ज़्यादा नफरत करते थे, ठीक। अब हम देखते हैं कि यूरोप में क्या कंडीशन थी। तो यूरोप में उस टाइम पे 18th सेंचुरी के टाइम पे कोई भी नेशन स्टेट नहीं थे, ठीक है। धीरे धीरे जब ये कॉमन आइडेंटिटी लोगों तक पहुंची, यूनिटी की भावना लोगों तक पहुंची, तब नेशन स्टेट समर्ज हुए थे। लेकिन 18th सेंचुरी तक कोई भी नेशन स्टेट नहीं थे। और जो क्या कहते हैं यूरोप था वो छोटे छोटे किंगडम्स में, क्या कहते हैं कैंटन्स में, ऑटोनॉमस टेरिटरीज में डिवाइडेड था, ठीक। जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड ये सारे के सारे फ्रेगमेंटेड थे, ठीक है। इनके कोई भी, मतलब कोई भी यूनाइटेड नहीं था। और लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे, अलग अलग कल्चर था उनका। इस वजह से कोई भी यूनिटी नहीं थी। तो इससे क्या हुआ कि, और इन सब का रिजल्ट क्या निकला? नेशनलिज्म निकला, जो कि रिस्पॉन्स था इनका यूनिफाई, लोगों को यूनिफाई करने के लिए, जिनसे शेयर्ड आइडेंटिटी, कॉमन इंटरेस्ट शो किया जिन्होंने। और ये क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड थी, पार्लियामेंट की डिमांड थी, और गवर्नमेंट बाई कंसेंट था, ठीक है। तो ये सारी डिमांड्स थी जिनकी वजह से ये जो पीपल्स थे, जो अलग अलग क्या कहते हैं स्टेट्स थे, जो नेशन स्टेट बने, तो यही कुछ जो इनके कॉमन इंटरेस्ट थे, इन्होंने इन लोगों को यूनिफाई किया इन चीज़ों ने, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इस टाइम पे एक नई क्लास एमर्ज होती है, लिबरल क्लास,
ठीक है। लिबरलिज्म का आइडिया क्या था? लिबरलिज्म का आइडिया था कि लोगों को क्या चाहिए थी? गवर्नमेंट बाय कंसेंट चाहिए था, फ्रीडम चाहिए था। लिबरल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्रीडम। फ्रीडम किसका? किस चीज़ से? फ्रीडम मोनार्की से। उन्हें अपनी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए था, फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए थी, और गवर्नमेंट बाय कंसेंट चाहिए था। तो ये थी लिबरल क्लास। अभी लिबरल क्लास क्लास कहाँ से इमर्ज होती है? तो उस टाइम यूरोप में 18th सेंचुरी के टाइम पे जो यूरोप था वो क्या कहते हैं, कम्युनिटीज़ में डिवाइडेड था। टू सोसाइटीज़ थी। पहली थी मेजॉरिटी में पीजेंट्स जो कि पुअर थे और बिल्कुल भी यूनाइटेड नहीं थे। दूसरी थी माइनॉरिटी में एरिस्टोक्रेट्स की, जो कि रिच और पावरफुल पावरफुल थे। ये आपस में ही शादी करते थे अपनी क्लास मेंटेन करने के लिए, और फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे अपने आप को बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, बड़ा दिखाने के लिए। तो और पैसों का बहुत रुतबा, मतलब ये सब दिखाने की कोशिश करते थे। तो ये ऐसी क्लास थी एरिस्टोक्रेट्स की। और इन्हीं के बीच में एक क्लास इमर्ज होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में, जो होती है मिडिल क्लास की, एमर्जिंग बिटवीन न्यू क्लास। ठीक। तो ये न्यू क्लास थी जो कि पुअर और रिच के बीच में क्या कहते हैं एमर्ज हुई थी। ये एक पढ़ी लिखी क्लास थी, मतलब पीजेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। एरिस्टोक्रेट्स उनको अपनी ही हवा हवाई मतलब बातें करनी होती थी, तो वो भी इतना ज़्यादा पढ़े लिखे थे, बट वही उस चीज़ का फ़ायदा उठाते थे। बट ये मिडिल क्लास ये पढ़ी लिखी थी, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, और क्या कहते हैं टीचर्स थे। इसके अलावा क्या कहते हैं कॉमर्शियल क्लास भी इसे बोला जाता है, वर्किंग क्लास भी बोला जाता है। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है तो लोग ओवरसीज ट्रेड करने लगते हैं। वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के जो लोग थे वो ओवरसीज ट्रेड करने लगते हैं, जिसकी वजह से ये दूसरी जो लोग थे उनकी कम्युनिटी से भी इनका इंट्रैक्शन होता है, और ये लोग फल फूलने लगते हैं। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है तो इनके पास पैसा आता है, पैसा आता है, नॉलेज आता है, नॉलेज आता है, तो इन्हें पता चलता है कि ये जो एरिस्टोक्रेट्स हैं ये किस चीज़ का रौब दिखाते हैं, क्योंकि इनके पास जो है वो हमारे पास भी है। तो इन लोगों को क्या चाहिए था? अब ये लिबरल होना चाहते थे। ये चाहते थे कि जो एरिस्टोक्रेट्स हैं उन्हें ये जो फालतू की फ्रीडम मिल रखी है ये क्यों है, हमें भी वही चाहिए। तो जो लिबरलिज्म है, लिबरल्स हैं, इनके बीच में आइडिया इमर्ज होता है लिबरलिज्म का, और इसके थ्रू ये डिमांड करते हैं इन चीज़ों की। पॉलिटिकल डिमांड्स होती हैं और इकोनॉमिक डिमांड्स होती हैं। पॉलिटिकली ये डिमांड करते हैं कि हमें वोटिंग राइट चाहिए, बट इसमें भी दो तरीके से होता है कि इन्हें वीमेंस के लिए कोई राइट नहीं चाहिए होता है, और ना ही पुअर पीपल के लिए कोई राइट चाहिए होता है। खाली रिच पीपल अपने लिए राइट मांग रहे होते हैं वोटिंग का। ठीक है। इसके अलावा इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होता है, इन्हें पार्लियामेंट चाहिए होता है, इन्हें इक्वलिटी चाहिए होती है लॉ के सामने, कि हम भी एरिस्टोक्रेट्स के बराबर होने चाहिए। अब इन्हें चाहिए था फ्री मार्केट। इन्हें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए थे, स्टेट्स के स्टेट इम्पोज जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ये नहीं चाहिए थे, कोई भी रुकावट नहीं चाहिए थी, क्योंकि ट्रेड की ही वजह से ये इतना ज़्यादा फल फूल रहे थे। इसके अलावा इन्हें प्रॉपर्टी राइट्स चाहिए थी और टैक्स रिडक्शन चाहिए था, जिसकी वजह से ये अच्छे से ट्रेड कर पाएँ, और जिसकी वजह से एमर्ज हुए थे। तो ये थी कौन? मिडिल क्लास, यानी कि लिबरल क्लास। तो इसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब इसके बाद क्या देखते हैं हम? तो गिज़िप मजीनी के इन्फ्लुएंस से आकर के जुलाई में जो फ्रांस के पीपल्स थे, वहाँ के जो लिबरल्स थे, उन्होंने 1830 में जो वहाँ की मोनार्कियल गवर्नमेंट थी उसको कन्वर्ट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क में। अब जो राजा था उसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में रह करके रूल करना था। इसके अलावा जो बेल्जियम था, और यहाँ पे फ्रांस में जो राजा था जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रूल करने की परमिशन दी गई थी, जिसको राजा बनाया गया था, वो था लुइस फिलिpe। सो ये नाम याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछ लेता है। सो उसके बाद बेल्जियम बेल्जियम ने भी रिवोल्यूशन के लिए ट्राई किया। उसने भी कहा कि हम क्यों पीछे रहे, हमें भी रिवोल्यूशन लाना है अपने लिए। तो उन्होंने भी जो पहले यूके के अंडर में आता था, उसने अपने आप को यूके से सेपरेट कर लिया 1831 में। फिर ग्रीस भी पीछे नहीं रहा, उस वो भी ऑटोमन के अंडर में आता था, ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आता था। उसने भी अपने आप को इंडिपेंडेंस दिला ली। कब? 1832 में, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के साथ जब ये ट्रीटी हुई, इसके तहत ग्रीस को इंडिपेंडेंस मिल गई। अब हम देखते हैं, अभी तक हमने सारी वॉर देख ली, सब कुछ देख लिया, लोगों ने कैसे अपने आप को अलग किया। अब हम देखते हैं एक आइडियलिज्म। अब यहाँ पे एक आइडियोलॉजी आती है, जिसे बोलते हैं रोमांटिसिज्म। ये रोमांटिसिज्म कोई रोमांटिक वर्ड नहीं है, बट जो आर्टिस्ट हैं उस टाइम के यूरोप में, उन्होंने सोचा कि हम केवल लोगों को पॉलिटिकली इकोनॉमिकली ना नेशनलाइज करके, हम उन्हें किसके थ्रू नेशनलाइज करेंगे? फीलिंग्स के थ्रू, कल्चर के थ्रू, लोगों की लैंग्वेजेस के थ्रू। तो इन आर्टिस्ट ने अब पूरी कोशिश की कि लोगों को
प्यार से, मोहब्बत से नेशनलाइज किया जाए, उनको नेशनलिज्म की इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए। तो इसलिए उन कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे जो गॉड फ्राइड थे, जर्मन आर्टिस्ट, उन्होंने कल्चर के थ्रू लोगों को नेशनलाइज करने की कोशिश की। उन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए, एक दास वोक और एक वोक गीस्ट। तो दास वोक के अंदर उन्होंने बोला कि जो जर्मनी है वो वहाँ के लोगों से बनता है, जर्मनी का कल्चर वहाँ के पीपल्स में है। और दूसरा था, उन्होंने बोला कि जर्मनी जो है वो लोगों जर्मनी की जो सोल है वो लोगों में बसती है। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके थ्रू गॉड फ्राइड ने लोगों को नेशनलाइज करने की कोशिश की। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है कैरल कर्कोस्की का। इन्होंने वर्नैकुलर लैंग्वेज का यूज़ किया। जो पोलैंड था उस टाइम पे रशिया के अंडर में था, तो रशिया के इन्फ्लुएंस में आके रशियन लोगों ने जो पॉलिश लैंग्वेज थी, पॉलिश लोगों का जो कल्चर था वो उनसे ले लिया था। पर कैरल कर्कोस्की उन्होंने लोगों को इन्फ्लुएंस किया, हमेशा पॉलिश लैंग्वेज ही यूज़ की, पॉलिश में ही लोगों तक अपने आइडियाज़ पहुँचाए, पॉलिश पीपल्स तक। उन्होंने रशियन पीपल के अगेंस्ट जा करके मतलब उनको पनिशमेंट मिली, जो भी मिला, उसके बावजूद उन्होंने अपनी लैंग्वेज को ना छोड़ के लोगों को भी इन्फ्लुएंस किया कि हम पॉलिश हैं तो हमें अपनी लैंग्वेज के थ्रू कनेक्टेड रहना चाहिए। तो उन्होंने लोगों को पॉलिश लैंग्वेज के थ्रू नेशनलाइज करने की कोशिश की। और इसके अलावा जो ये रोमांटिसिज्म के जो रिवोल्यूशनरीज थे, जो आर्टिस्ट थे, इन्हें साइंस और रीज़न बिल्कुल पसंद नहीं था। इन्होंने इसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया था। इन्हें मॉडर्न चेंजेस नहीं पसंद आए थे। इन्होंने केवल फोकस किया था इमोशंस पे, इंस्टीट्यूशंस पे और मिस्टिकल फीलिंग्स पे, मतलब जादुई जो होती है फीलिंग्स, उन पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया। रिजल्ट क्या हुआ इसका? रिजल्ट हुआ कि 1815 में सेलेस्टियन रिवॉल्ट हो गया। कॉटन वीवर्स ने किया, किसके अगेंस्ट में? कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट में। और 1848 में पेरिस रिवॉल्ट हुआ। पेरिस रिवॉल्ट इज मेन पॉइंट, इसलिए क्योंकि पेरिस रिवॉल्ट इसलिए भी हुआ क्योंकि उस टाइम पे हंगर, हार्डशिप चल रही थी, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था, जिसकी वजह से पीपल्स में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश था, वहाँ के लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, बहुत ज़्यादा भुखमरी थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, इसके अलावा पॉवर्टी थी, लोगों के पास पैसे नहीं थे, लोग माइग्रेट करने लगे थे फ्रॉम विलेज टू सिटी इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बट वहाँ पे भी उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली। पॉपुलेशन बढ़ने लगी, पॉपुलेशन बढ़ी तो फूड की डिमांड बढ़ी, लेकिन फूड की डिमांड बढ़ी, उसका प्राइस भी बढ़ा, और ये प्राइस और हाई अप हो गया जब जब उसी टाइम पे फूड शॉर्टेज हुआ, क्योंकि उस ईयर बैड हार्वेस्ट हुआ था, खेती काफ़ी बर्बाद हो गई थी, जिसकी वजह से प्राइस और हाई अप हो गए। इन सब की वजह से जो लोगों में गुस्सा था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जो पुअर पीपल थे उनके लिए ये स्ट्रगलिंग पीरियड था, वो लोग इन सारी महंगाई में, अनएम्प्लॉयमेंट में, हंगर में नहीं जी पा रहे थे, तो उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया। और इसे पेरिस रिवॉल्ट बोला जाता है, जिसके अंडर जो लुइस फिलिप थे उस उनकी तरफ, जो लुइस फिलिप को जिन्हें राजा बनाया गया था उनकी तरफ लोगों ने मार्च करना शुरू कर दिया, लेकिन वो डर के मारे भाग गए। तो जब वो वहाँ से चले गए तो जो फ्रांस था वो रिपब्लिक बन गया। और इस पीरियड को एज ऑफ रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। एज ऑफ रेवोल्यूशन कब से कब तक चला? 1830 से 1848 तक, जब फ्रांस क्या कहते हैं, अपना रिपब्लिक उसे मिल जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, उसे भी इन लोगों ने ख़त्म करके सीधा सीधा रिपब्लिक अनाउंस कर दी। अब हम देखते हैं कि लिबरल्स जो थे उन्होंने क्या किया 1848 में। तो रही बात फ्रांस की, अब खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब भी फ्रांस में कुछ भी होता था तो पूरे यूरोप में उसकी हरकत के जो रिजल्ट्स थे, जो इन्फ्लुएंस था, वो दिखता था। तो जब ये फ्रांस में रिपब्लिक आ गया तो जर्मन ने कहा हम भी पीछे नहीं रहेंगे। तो जर्मन के मिडिल क्लास जो थे उन्होंने भी कहा कि हमें भी इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें भी रिपब्लिक चाहिए, रिपब्लिकन अपनी जो क्या कहते हैं, जो रूल है, हमें भी रिपब्लिकन रूल चाहिए। तो उन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी सी सूची तैयार की अपनी डिमांड्स की, और वो लेके पहुँचे कहाँ? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, जॉन्स चर्च में, सेंट जॉन्स चर्च में। वहाँ पे उन्होंने जो प्रशियन किंग थे वहाँ के, विलियम, आई थिंक विलियम फोर्ड नाम है, तो उनके सामने उन्होंने अपनी डिमांड्स रखी। लेकिन यहाँ पे जो उम्मीद थी उन्हें वैसा नहीं हुआ। सो यहाँ पे क्या हुआ कि जो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ थे
उन्होंने जस्ट ऑपोजिट किया। जो भी इन लोगों ने उम्मीद लेके गए थे, जर्मन मिडलमैन, उन्हें लगा कि इस बार शायद उनकी मांग पूरी कर दी जाएगी, बट ऐसा होता नहीं है। तो प्रशियन किंग होता है जो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, उसने आर्मी की हेल्प से, कंजर्वेटिव्स की हेल्प से, और जंकर्स, जंकर्स कौन थे, बिग लैंड ओनर्स, लार्ज लैंड ओनर्स को जंकर्स कहा जाता था। तो उनकी हेल्प लेकर के उन्होंने जो ये जो रेवोल्यूशन आया, लोगों जो मिडल मैन लिबरल लोग थे, उन्होंने जो रेवोल्यूशन लेके आने की कोशिश कर रहे थे, उसे कम्प्लीटली क्रश कर दिया गया। उनकी सारी डिमांड्स को नकार दिया गया। बट क्योंकि इन लोगों को पता चल गया था कि फ्रीडम होती क्या है, नेशनलिज्म होता क्या है, रिवोल्यूशन होता क्या है। सो इसका रिजल्ट ऐसा हुआ कि फेब्रवरी इवेंट हुआ, कहाँ पे, जर्मन में, जिसमें क्या किया गया कि जो मोनार्क था, उसका अब्डिकेशन, उसको कम्प्लीटली हटा दिया गया था, और उसकी जगह पे रिपब्लिक बैठा दिया गया था, जिसमें उन्हें यूनिवर्सल मेल सफ्रेज भी ग्रांट हो गई थी। मतलब लोगों को वोटिंग राइट मिल गया था, यूनिवर्सल मेल सफ्रेज, जिसके अंडर उन्हें वोटिंग राइट मिल गया था। इसके बाद क्या हुआ कि यूरोपियन जो पार्ट था, वहाँ पे कोई भी इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट नहीं हुआ करते थे। मतलब नेशन स्टेट्स थी ही नहीं, क्योंकि लोगों के अंदर यूनिटी की कमी थी। मतलब लोग यूनाइट नहीं हो पा रहे थे, कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी लोगों के पास। पोलैंड, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ये सब कंबाइन हुए, इन्होंने डिमांड की किसकी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की डिमांड की। इन सब ने मिलकर नेशन स्टेट बनाया और नेशनल यूनिफिकेशन की स्थापना की। इसके बाद क्या होता है कि इन लोगों ने जब नेशन स्टेट क्रिएट कर दिए, तो इन्होंने कहा कि ये जो नेशन स्टेट्स हैं, ये पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग इनको वर्क किया जाएगा इन पे। उसके बाद जो जर्मन रीजन था, वहाँ पे भी पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाए गए। सो यहाँ पे वही पॉइंट रिपीट है कि जर्मन जो रीजन था, वहाँ पे क्या कहते हैं, जो पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाया था मिडिल क्लास ने, वो वापस यहाँ फ्रैंकफर्ट सिटी में आते हैं 18 मई को 1848। 31 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं कहाँ पे, फ्रैंकफर्ट सिटी में, अपनी डिमांड्स लेके। लेकिन फ्रेडरिक विलियम फोर, प्रशियन किंग जो होते हैं वहाँ के, क्योंकि उस टाइम पे जर्मनी में प्रशियन किंग था, उसका राज चल रहा था, उसने क्या कहते हैं इस असेंबली को अपोज किया, और क्या कहते हैं उन्होंने कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया कि हम ये डिमांड्स नहीं मानेंगे। फिर जो रिजल्ट था वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे विमेन के पार्टिसिपेशन की भी बात होती है कि विमेन ने क्या किया था। सो विमेन का पार्टिसिपेशन यहाँ पे ऐसा था कि उन्होंने भी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाई थी, पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाई थी। उसके अलावा न्यूज़पेपर फाउंड किया था अलग से वीमेन के लिए, इसमें वीमेंस अपनी जो उनके आइडियाज़ हैं, उनकी जो सोच है रिवोल्यूशन या नेशनलिज्म को लेके, उसके बारे में उन्होंने लिखा। उसके अलावा उन्होंने पॉलिटिकल मीटिंग्स में भी, पॉलिटिकल जो मीटिंग्स होती थी उनमें भी पार्टिसिपेट किया, और डेमोन्स्ट्रेशन जो भी नेशनलिज्म को लेके अगर किसी को इन्फ्लुएंस करना था या किसी को नॉलेज देनी थी, तो उन सारी चीज़ों में भी इन्होंने कम्प्लीटली पार्टिसिपेट किया। पर फिर भी उन्हें वोटिंग का राइट नहीं दिया गया था। वोटिंग का राइट उन्हें बहुत लास्ट में मिला, इसके लिए उन्हें काफ़ी फाइट करनी पड़ी थी। अब क्या होता है कि 1848 में ऑटोक्रेटिक मोनार्की ऑफ सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप इंट्रोड्यूस चेंजेस। तो 1848 में जो ऑटोक्रेटिक मोनार्की थी सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप की, उसने कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए ताकि वो लोग अपने एरिया में रिवोल्यूशन लाने से लोगों को रोक सकें, उनको वहाँ से उखाड़ के ना फेंका जाए। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ लॉलीपॉप की जैसी चीज़ें उनको, मतलब उन चेंज कर दिए ताकि लोग खुश हो जाएं और उन्हें ना भगाएं। तो उन्होंने क्या किया, सर्वडम और बॉन्डेड लेबर को ख़त्म कर दिया, एकदम अबॉलिश कर दिया। उसके अलावा रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू हंगेरियंस इन 1867। जो हंगेरियंस थे, हंगरी के लोग थे, तो उन्हें जो वहाँ का रूलर था उसने और ऑटोनॉमी ग्रांट कर दी, फ्रीडम दे दी बोलने की और अपनी जो फीलिंग्स है उनको एक्सप्रेस करने के लिए। कब किया ऐसा, 1867 में, ताकि उन्हें भी बाकी जो जैसे जर्मनी में हुआ, फ्रांस में हुआ, उसके जैसे उन्हें कोई चीज़ फेस ना करनी पड़े। अब आती है बात यूनिफिकेशन की, किसकी बात है, जर्मनी और इटली। इसके आगे हम ब्रिटेन का भी पढ़ेंगे, तो हम सबसे पहले जर्मनी की यूनिफिकेशन की बात करते हैं, जो कि 1861 से लेकर 1871 तक, 1866 से लेकर 1871 तक चला।
इसमें क्या होता है, इसका जो आर्किटेक्ट होते हैं मेन, वो होते हैं ऑटो वॉन बिस्मार्क, जो कि होते हैं चीफ मिनिस्टर कहाँ के, प्रशिया के। लेट द प्रोसेस ऑफ विद द हेल्प ऑफ प्रशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। तो इन्होंने प्रशियन जो आर्मी होती है और ब्यूरोक्रेसी होती है उसकी हेल्प से जर्मनी को यूनिफाई करने का प्रोसेस कंप्लीट किया था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किनकी इंस्ट्रक्शंस के अंडर काम किया था, जो उस टाइम जो राजा थे जर्मनी के, कैसर विलियम फर्स्ट, उनके अंडर उन्होंने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बिस्मार्क को दी थी कि जर्मनी को हमें यूनिफाई करना है। जो मिलिट्री फोर्स थी उस स्पीचेस और रेजोल्यूशंस टू अचीव यूनिटी, उन्होंने मिलिट्री फोर्स का यूज़ किया स्पीचेस और रेजोल्यूशंस को ना अपना करके। उन्होंने राइट मिलिट्री फोर्स का यूज़ किया, ब्लड और आयरन का जो पॉलिसी होती है उसका यूज़ करके जो जर्मनी का यूनिफिकेशन था उसे कंप्लीट किया। उन्होंने 3 वॉर्स फाइट की थी 7 ईयर्स के अंदर, जिसमें उन्होंने जो प्रशिया जो था उसने किसके अगेंस्ट वॉर लड़ी थी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, इनके अगेंस्ट उन्होंने वॉर लड़ी और जर्मनी का यूनिफिकेशन था उससे कंप्लीट किया। विक्ट्री एंड यूनिफिकेशन, ये एक पॉइंट है। रशिया वॉन ऑल 3 वॉर्स, वो जीत गई, कंप्लीटिंग द यूनिफिकेशन ऑफ प्रोसेस। और उसके बाद क्या हुआ, जनवरी 1871 में जो प्रेसिडेंट रशियन किंग थे कैसर विलियम फर्स्ट, उन्हें जर्मन एम्परर डिक्लेयर कर दिया गया। हॉल ऑफ मिरर्स इन वर्सलीज की सेरेमनी, वहाँ पे सेरेमनी एक ऑर्गेनाइज की गई, उसमें कैसर विलियम फर्स्ट को वहाँ का एम्परर, जर्मन एम्परर क्या कहते हैं, डिक्लेयर कर दिया गया। सो ये हॉल ऑफ मिरर्स कहाँ था, वर्सलीज में। तो ये 1 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है कि हॉल ऑफ मिरर्स कहाँ पे था, या फिर जो जर्मन एम्परर थे कैसर विलियम वन, उन्हें कहाँ पे राजा घोषित किया गया था, तो वर्सलीज हो सकता है। एंड उसके अलावा या फिर ये भी हो सकता है कि कब उन्हें बनाया गया था, तो 1871 में जब उन्हें कम्प्लीटली बना दिया गया था राजा, तो ये तब का है। और उसके अलावा ये भी हो सकता है कि जो क्या कहते हैं राजा था कैसर विलियम वन, उसने किसको ये जर्मनी को यूनिफाई करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किसको दी थी, तो वो दी थी ऑटोमन बिस्मार्क को। तो ये 2 नाम आप अच्छे से याद रखना, और यहाँ के जो 1 मार्कर हैं उनको भी अच्छे से ध्यान रखना। उसके बाद अब हम चलते हैं इटली की यूनिफिकेशन में। सो जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, अब इसके बाद हम इटली का यूनिफिकेशन देखते हैं। सो हमने जर्मनी की यूनिफिकेशन की बात कर ली, अब हम देखते हैं कि इटली का यूनिफिकेशन कैसे कंप्लीट हुआ। तो इटली का यूनिफिकेशन कंप्लीट करने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि जो इटली था वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड था, 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, फ्रेगमेंटेड था। तो जो नॉर्थ पार्ट था वो ऑस्ट्रियन हंगरी जो स्टेट था उसके अंडर में आता था, सेंट्रल पार्ट पोप के अंडर था, और नदर्न पार्ट जो था वो स्पेन के अंडर था। सो केवल एक ही स्टेट था, सार्डिनिया पाइडमोन, ये एक ही स्टेट था जिसके जो इटालियन प्रिंसली हाउस के अंडर आता था। अदरवाइज पूरा का पूरा इटली अलग अलग लोग रूल कर रहे थे उसके ऊपर। इटली की यूनिफिकेशन कंप्लीट करने में 3 लोगों का मेनली हाथ है। तो ये जो 3 लीडर्स थे ये कौन से थे, गिज़िप मज़ीनी, काउंट कैबूर एंड गिज़िप गैरिबल्डी। सो इन तीनों को मेन लीडर्स कहा जाता है यूनिफिकेशन ऑफ इटली को कंप्लीट करने में। सो जो गिज़िप मज़ीनी थे उन्हें सोल बुलाया जाता है, काउंट कैबूर को ब्रेन एंड गिज़िप मज़ीनी को स्वॉर्ड। ऐसा क्यों, क्योंकि जो गिज़िप मज़ीनी थे उन्हें आत्मा इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी के थ्रू लोगों को यूनाइट किया था। यंग इटली उन्होंने मर्सिलीज में जो बनाई थी उसके थ्रू उन्होंने यूनिफिकेशन में हेल्प की थी। जो काउंट कैबूर थे उन्हें ब्रेन बोला जाता है, और वो चीफ मिनिस्टर थे इटली के। उन्होंने उनके अच्छे संबंध थे फ्रांस से, तो उन्होंने फ्रेंच आर्मी का यूज़ करके उनकी हेल्प ले करके ऑस्ट्रिया को हराया 1859 में। ये यूनिफिकेशन नदर्न पार्ट का उन्होंने कंप्लीट किया। गिज़िप गैरिबल्डी उनको स्वॉर्ड बोला जाता था। उन्होंने जो रेड शर्ट्स एंड वॉलेंटरी आर्मी जो थी, जो इटालियन लोग थे जो वॉलेंटियर कर रहे थे कि हाँ मुझे हमें अपने इटली को यूनिफाई करना है, उनके साथ मिलके। और ये कौन थे, ये थे रेड शर्ट्स वाले पीजेंट्स की हेल्प से उन्होंने नदर्न पार्ट को स्पेन से आज़ाद कराया था। और ये कब करवाया था, इन्होंने करवाया था 1860 में। तो ये पार्ट कंप्लीट हुआ था 1860 में। तो इसी तरीके से तीनों ने मिल करके इटली का यूनिफिकेशन कंप्लीट किया था। इन्होंने किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, ये वर्ड जरूर याद रखना, किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, ये जो एरिया था
इसको इन्होंने जीता था, जिसकी वजह से जो स्पेनिश रूलर्स थे वो वहाँ से भाग गए थे, इन्होंने भगा दिया था और इटली का जो यूनिफिकेशन था वो कंप्लीट हो गया था। तो फाइनल स्टेप था 1816 में, जो भी मैंने जैसे बताया, उन्होंने लोकल्स के सपोर्ट से गैरिबल्डी ने स्पेनिश रूलर्स को भगाया था। प्रोक्लेमेशन 1861 को विक्टर इमैनुअल सेकंड को यूनाइटेड इटली का किंग घोषित कर दिया गया। तो हमने देखा कि जो फ्रांस था वहाँ के राजा किसको बनाया गया था, वहाँ जो राजा था लुइस फिलिप उसको भगा दिया गया था और वहाँ पे रिपब्लिक स्थापित कर दी गई थी। उसको देख के जर्मनी ने भी यूनिफिकेशन अपना स्टार्ट किया और वहाँ पे किसको बैठाया गया राजा के तौर पे, विलियम फोर, फ्रेडरिक विलियम फोर को राजा के तौर पे बैठाया गया और उनकी हेल्प किसने की थी, उनकी हेल्प की थी ऑटो वन बिस्मार्क ने। और इटली की यूनिफिकेशन में हेल्प की थी तीन लोगों ने जिनका मेन रोल है, गिउसेप गैरिबल्डी, गिउसेप मजीनी और काउंट कैवूर। और यहाँ के राजा किसको बनाया गया, विक्टर इमैनुअल सेकंड। तो ये क्वेश्चन आता है, कभी कभी दोनों को मिला दिया जाता है जर्मनी इटली, अदरवाइज एक अलग अलग आता है। तो 5 मार्कर क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से बनता ही बनता है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। सो ये रहा किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, सदर्न इटली। सो इसको अच्छे से याद रखना कि कौन सा पार्ट था जो सदर्न इटली का था, जिसे जो गिउसेप गैरिबल्डी थी जिन्होंने जीता था। ओके, अब हम देखते हैं ब्रिटेन का केस। तो ब्रिटेन का केस काफ़ी स्ट्रेंज बोला जाता है, क्यों बोला जाता है वो भी हम आगे देखेंगे। क्योंकि ये कोई सडन रेवोल्यूशन नहीं था, लाइक दोनों जर्मनी में और इटली में लोग एकदम से आक्रोशित हुए, उनको रेवोल्यूशन लाना था तो उन्होंने पूरी प्रैक्टिस की, सब कुछ किया, उसके बाद आया। बट जर्मन ब्रिटेन में ऐसा केस नहीं था। अनलाइक जर्मनी इटली, फॉर्मेशन जो था नेशन स्टेट का इन ब्रिटेन वॉज लॉन्ग एंड ड्रॉन आउट प्रोसेस। ये इतना स्लोली हुआ कि लोगों को समझ ही नहीं आया कि उनके साथ हो क्या रहा है। सो हाँ, ये यहाँ पे मैप, सॉरी गलती से इधर नीचे आ गया है। सो ये है बिफोर यूनिफिकेशन एंड दिस इज आफ्टर यूनिफिकेशन। ओके, सो ये रहा किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, ये पेपर स्टेट था और ये था नदन पार्ट इटली का, जो इसने जीता था, इसने जिताया था काउंट कैपूर ने। ओके, अब हम नीचे देखते हैं। सो अब हम ब्रिटेन का केस देखेंगे। ब्रिटेन का केस एक लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस था, ये लाइन लिख देना, मार्क्स मिल जाएंगे। और वहाँ पे 18th सेंचुरी से पहले कोई भी ब्रिटिश नेशंस नहीं थे। वहाँ की जो आइडेंटिटीज थी, जो प्राइमरी आइडेंटिटीज थी, वो इथनिक थी, काफ़ी अलग अलग थी, लाइक इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट, आयरिश। तो अलग अलग लोगों के, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग लैंग्वेज के लोग वहाँ पे रहते थे। और सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में कौन थे, इंग्लिश लोग, इंग्लिश पीपल। ठीक, तो पॉलिटिकली और एथनिकली, कल्चरली सब अलग अलग थे। इंग्लिश ग्रू, इंग्लिश मेजोरिटी में था इसलिए इंग्लिश ज़्यादा बढ़ा। और उसने क्या किया कि जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी उसने पावर जो वहाँ की थी वो सीज कर ली, स्कॉटिश के ऊपर, आयरिश के ऊपर, वेल्श के ऊपर, जितने भी जो ये जो पीपल्स थे इनके ऊपर इन लोगों ने कम्प्लीटली पावर स्थापित कर ली। 1707 में उन्होंने क्या किया कि एक्ट ऑफ यूनियन साइन किया स्कॉटलैंड के साथ। उन्होंने कहा कि हम दोनों मिल करके साथ में काम करेंगे, तो एक्ट ऑफ यूनियन साइन करते हैं ताकि हमारे बीच में कोई लड़ाई ना हो। बट ऐसा होता नहीं है, धोखा तो धोखे, मतलब ब्रिटेन तो हमेशा ही धोखा देता है। सो उन्होंने पहले तो एक्ट ऑफ यूनियन साइन करवाया, लेकिन उसके बाद स्कॉटिश जो लैंग्वेज थी, स्कॉटिश जो कल्चर था, उसको कम्प्लीटली एंड कर दिया। वहाँ के लोगों को कोई राइट्स नहीं दिए गए और इस तरीके से उन्होंने स्कॉटलैंड को अपने अंडर ले लिया। तो जो कैथोलिक क्लास थे इनहैबिटेड हाईलैंड से, जो आयरलैंड था डीपली डिवाइडेड था, किसमें, कैथोलिक्स में और प्रोटेस्टेंट्स में। तो यहाँ पे जो इंग्लिश पीपल थे उन्होंने कहा कि हम आयरलैंड के जो प्रोटेस्टेंट्स हैं हम उनकी हेल्प करेंगे कैथोलिक्स को हराने में। तो उन्होंने पहले हेल्प की, लेकिन जो रिवॉल्ट था वो फेल हो गया। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि आयरलैंड के साथ फोर्सिबली उसे अपने साथ इनकॉर्पोरेट कर लिया, क्योंकि वो जब वो कैथोलिक से हार गए तो उनके पास कुछ पावर बची नहीं थी। तो उन लोगों ने उन्हें फोर्सिबली, इंग्लिश पीपल्स ने आयरलैंड को फोर्सिबली अपने साथ में इनकॉर्पोरेट कर लिया और यूके बना दिया 1801 में। सो इंग्लिश यानी कि ब्रिटेन, फिर स्कॉटलैंड और फिर आयरलैंड, इन तीनों को मिला के बन गया यूके। कब, 1801 में। फिर क्या होता है, न्यू ब्रिटेन सिम्बल्स बन जाते हैं, क्योंकि स्कॉटलैंड और आयरलैंड इनको इनकॉर्पोरेट किया था ब्रिटेन ने। तो ब्रिटेन ने अपनी आइडेंटिटीज, अपनी सिम्बल्स को ज़्यादा मोबिलाइज किया और इनकी आइडेंटिटीज, इनके कल्चर्स को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की।
ख़त्म करने की कोशिश किया, उन्होंने ख़त्म ही कर दिया। तो उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश फ्लैग इंट्रोड्यूस किया, यूनियन जैक जो कि है अपना नेशनल एंथम, गॉड सेव आवर नोबल किंग, इंट्रोड्यूस किया और इसे ही नेशनल एंथम बना दिया गया। स्कॉटलैंड आयरलैंड को बोला गया कि यही तुम्हें भी अपना एज अ नेशनल एंथम उन्हें भी यही मानना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को ही प्रायोरिटाइज किया, स्कॉटिश या आयरिश लैंग्वेज को नकार दिया गया। जो ओल्डर नेशन था, वो ओल्डर नेशन कौन, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, वो खाली सबऑर्डिनेट पार्टनर बन के रह गए, उनकी कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं थी, नहीं रह गई थी। सो हमने ये तीनों देख लिया। अब इससे भी क्वेश्चन बनता है, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, तीनों से इनकी यूनिफिकेशन के क्वेश्चंस बनते हैं, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अब देखते हैं जर्मेनिया। जर्मेनिया मतलब जर्मेनिया कौन थी, अब वो हम आगे देखेंगे। तो अब हम आइडिया देखेंगे विजुअलाइजिंग नेशन का। ये क्या था, ये था जब आर्टिस्ट जो थे वो पर्सोनिफाई करते थे नेशंस को एज अ फीमेल फिगर्स। और ये आइडिया 18 से 19 सेंचुरी के बीच में लोगों के बीच में आया, आर्टिस्ट के बीच में आया। सो क्या था, ये क्या था, ये था एलिगरी। एलिगरी क्या थी, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ नेशन, अ कॉन्क्रीट फॉर्म। जब हम किसी अपने एक आइडिया को, अपनी किसी सोच को हम किसी कॉन्क्रीट फॉर्म में दिखाने की कोशिश करते हैं, उसे हम एलिगरी बोलते हैं। तो आर्टिस्ट ने नेशन को एक कॉन्क्रीट फॉर्म में, अपनी जो उनकी जो आइडिया थी कि एक नेशन कैसा दिखना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसे उन्होंने एक कॉन्क्रीट फॉर्म दिया था, जिन्हें फीमेल फिगर एलिगरी ऑफ नेशन भी कहा जाता है। तो जो एलिगरी थी ये क्या पोर्ट्रे करती थी, आर्टिस्ट ने एलिगरीज के थ्रू क्या बताने की कोशिश की थी, तो उन्होंने शो किया था लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक इन एलिगरीज के थ्रू। जो फ्रांस की एलिगरी थी जिसे बोलते थे क्रिस्टीन मैरिने, फ्रांस की जो एलिगरी थी उसे क्रिस्टीन मैरिने बोलते थे। इससे कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो ये याद रखना। तो उसमें उन्होंने अंडरलाइन किया था पीपल्स नेशन के आइडिया को, और इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो थी लिबर्टी और रिपब्लिक। उन्होंने लिबर्टी और रिपब्लिक शो करने की कोशिश की थी, किसके थ्रू, रेड कैप, ट्राई कलर और कोकेट के थ्रू उन्होंने लिबर्टी और रिपब्लिक क्रिस्टीन मेरी ने जो एलिगरी थी फ्रांस की, उसमें शो करने की कोशिश की थी। अब हम देखते हैं जर्मेनिया। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, 3 मार्कर का क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, तो ये देख लेना। तो जो जर्मनी थी, जो जर्मनी था उसकी जो एलिगरी थी फीमेल, उसको बोलते थे जर्मेनिया। मैंने ऊपर पिक्चर दिखाई थी वही है। तो उन जो उनके फीचर्स है, जो उनकी जो पेंटिंग है, उनकी जो पिक्चर है, उसमें एक ब्रोकन चेन दिखाई जाती है, जिसका मतलब होता है फ्रीडम, जो फ्रीडम को पर्सोनिफाई करता है। और दिखाई जाती है स्वॉर्ड। स्वॉर्ड का मतलब होता है रेडी टू फाइट, मतलब वो किसी भी कंडीशन में फाइट करने के लिए रेडी है। ऑलिव ब्रांच दिखाई जाती है, जिसका लिटरल मीनिंग, सॉरी, जिसका जो मीनिंग है वो होता है कैन मेक पीस, शांति बना के रखना चाहते हैं। इसके अलावा क्राउन ऑफ ओक लीफ, उन्होंने क्राउन पहन रखा है, ताज पहन रखा है ओक लीव्स का, जिसका मतलब है हीरोइज्म। और सनरेज दिखाई गई हैं, जिसका मतलब है न्यू एरा, मतलब नई शुरुआत हुई है। और इसके अलावा एक ब्रेस्ट प्लेट भी होती है, वो भी इसमें नहीं लिखी, मैं नीचे लेके ऐड कर रही हूँ। सो एक थी ब्रेस्ट प्लेट, जिसका मतलब था, जिसमें एक ईगल बनी थी, विद ईगल, सॉरी, विद ईगल, जिसका मतलब था स्ट्रेंथ, जो किसे शो करती थी, ताकत को शो करती थी। सो ये पॉइंट्स हैं, ये कभी कभी 3 मार्कर या फिर इनके मीनिंग्स पूछ लिए जाते हैं, तो ये अच्छे से याद कर लेना। अब इसके बाद हम देखेंगे कि 2 आइडियाज़ निकल के आते हैं, एक होता है नेशनलिज्म और एक होता है इम्पीरियलिज्म। तो इम्पीरियलिज्म क्या होता है, इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है कि जब एक नेशन दूसरे नेशन पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूल करने की कोशिश करता है, वहाँ के रॉ मटेरियल्स, वहाँ के फूड अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर, मतलब एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, तब उसे इम्पीरियलिज्म कहते हैं। तो इस इम्पीरियलिज्म का जो आइडिया था, इसके खिलाफ कई नेशंस ने लड़ना, मतलब फ्रीडम पाने की कोशिश की थी। जैसे इस आइडिया के थ्रू कॉलोनियलिज्म का आइडिया निकल के आया था, लाइक ब्रिटेन, जो ब्रिटिश पीपल थे, उन्होंने इंडिया के ऊपर रूल करने की कोशिश की थी इसी आइडिया के थ्रू। और इससे इनसे आज़ादी पाने के लिए जो आइडिया निकल के आया उसे बोला जाता है नेशनलिज्म।
So the change in nationalism by the end of 19th century, nationalism lost its idyllic liberal democratic spirit. तो 19th century आते आते नेशनलिज्म ने अपनी आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक स्पिरिट को खो दिया था इंपीरियलिज्म की वजह से. इट बिकेम अ नैरो बिलीफ विद लिमिटेड गोल्स. तो लिमिटेड गोल्स रह गए थे, नैरो बिलीफ हो गया था, मतलब लोगों की सोच कम हो गई थी इसको लेकर के. nationalist groups became increasingly intolerant of each other and were ever ready to go to war. तो नेशनलिज्म ऐसा था कि लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे अब, और बस वॉर करने के लिए रेडी थे. सो अब हम इसके बाद देखते हैं कि बाल्कन्स जो था वहाँ पे क्या केस हो रहा था. यूरोप की ये जो एरिया था बाल्कन्स, यहाँ के लिए इस एरिया की वजह से क्यों लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी, ऐसा क्यों था. तो जो बाल्कन्स था वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आता था. तो जब सारे कंट्रीज, सारे नेशन स्टेट्स अपने अपने आप को रिपब्लिक घोषित कर रहे थे, सब अपने अपने आप को क्या कहते हैं रेवोल्यूशन के थ्रू लिबरल बना रहे थे, तो जो बाल्कन था वो भी उसने भी सोचा कि हम भी ऑटोमन एम्पायर से अलग होंगे, उनसे नेशनल अपना जो नेशनल टेंशन है उसको बढ़ाया बढ़ाया और वहाँ से अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश की. तो ऐसा होता है कि द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनल टेंशन इन यूरोप में 1871 में जो बाल्कन का एरिया था ये सबसे बड़ा टेंशन बना हुआ था. क्यों? क्योंकि यहाँ की जो ज्योग्राफी थी वो काफ़ी एथनिक वेरिएशन यहाँ पे देखने को मिलता है. यहाँ पे जो रोमानिया के, बुल्गारिया के, अल्बानिया के, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हेजेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मोंटेनेग्रो के लोग, मतलब काफ़ी अलग अलग लोग यहाँ पे रह रहे होते हैं. काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन होता है कल्चर में, लैंग्वेज में, कस्टम्स में, बिलीफ्स में. तो इस वजह से ये जो एरिया था ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन वाला एरिया था यूरोप में 1871 के टाइम पे. तो इनहेबिटेंट्स थे, यहाँ के जो पीपल थे, उन्हें स्लेव्स बोला गया क्योंकि इनकी एक तो कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी, इनका कोई राजा नहीं था क्योंकि इन्होंने अपने आप को ऑटोमन एम्पायर से अलग कर लिया था. तो जब ऐसा हुआ, जब उन्होंने ऑटोमन एम्पायर से अपने आप को अलग कर लिया, उनके कंट्रोल से अलग कर लिया, एज द एम्पायर वीकेंड, जो एम्पायर था वो कमज़ोर हो गया. द डिफरेंस लाइक नेशनल स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. अब यहाँ के जो लोग थे उन्होंने अपने आप को फ्रीडम, इंडिपेंडेंस के लिए अब स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया कि हम भी नेशनलिस्ट के थ्रू हमें हमें भी नेशनलाइज होना है, हमें भी इस जो स्टेट है इससे इंडिपेंडेंस चाहिए. तो उन्होंने क्लेम्स ऑफ आइडेंटिटी, ये सेकंड पॉइंट है, तो यूज हिस्ट्री एंड लैंग्वेज टू प्रूव दैट दे वर वन इंडिपेंडेंट. उन्होंने क्या किया कि हिस्ट्री और लैंग्वेज को यूज़ किया अपने आप को बताने के लिए कि हम कभी इंडिपेंडेंट नेशन हुआ करते थे, तो हमें फिर से ये जो फॉरेन पावर है इसे मतलब इसे हमें नहीं चाहिए, हमें वापस अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें अपने आप को फॉरेन पावर से इंडिपेंडेंट करना होगा. सो इसके बाद क्या होता है कि इंटरनल राइवलरी इनके बीच में स्टार्ट हो जाती है एज दीज स्टेट्स स्ट्रगल टू डिफाइन देयर टेरिटरी, क्योंकि इनकी टेरिटरी डिफाइन नहीं थी, अलग अलग तरीके के लोग रहते थे, कोई यूनिटी नहीं थी, कोई क्या कहते हैं आइडेंटिटी नहीं थी. तो ये लोग टेरिटरी जो इनकी थी वो भी अनडिफाइंड थी. दे बिकेम फियर्सली जेलस ऑफ ईच अदर. इन्हें एक दूसरे से दिक्कत होने लगी थी. एंड ट्राई टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स. और इन्हें बस चाहिए था कि ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है जो वहाँ के आसपास के जो अलग नेशन स्टेट्स थे उनके बीच में टेंशन क्रिएट हो रहा था कि जो बाल्कन वाला एरिया है वो हमें चाहिए, वो हमें चाहिए, वो हमें चाहिए, वो हमें चाहिए. इसलिए चाहिए कि वो सोचते थे कि अगर ये एरिया हमें मिल गया, क्योंकि यहाँ पे स्लेव्स थे और ये इतना ज़्यादा एथनिकली डाइवर्स था, जोग्राफिकल यहाँ पे जो एरिया था वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था. तो ये सोचते थे कि अगर हम ये वाला जो एरिया ये अपने साथ में ले लेंगे तो हमारा जो एरिया है वो बढ़ जाएगा. इसी वजह से जो बाल्कन का एरिया था वो एक बिग पावर राइवलरी बन गया था रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रो हंगरी के बीच में. ये जो चार नेशन थे इन्हें सॉरी जो चार नेशन थे इन्हें ये जो बाल्कन का रीजन था ये किसी भी कीमत पे चाहिए था. इसी वजह से ये जो पावर्स थी इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ये कन्फ्लिक्ट वॉर में चेंज हो गया और वॉर चेंज हो गया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में 1914 आते आते. सो ये थी कहानी अभी तक की. अब यहाँ पे नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म दिया हुआ है. नेशनलिज्म अलाइंड विद इंपीरियलिज्म, द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज पावर दो थ्रू कॉलोनाइजेशन. सो ऐसा था कि नेशनलिज्म इंपीरियलिज्म को
साथ में मिला करके कॉलोनाइजेशन जो थी उसको बढ़ावा दिया गया। और इससे क्या हुआ कि यूरोप में डिजास्टर आया 1914 में। और हाउएवर मैनी कंट्रीज कॉलोनाइज्ड बाय यूरोपियन पावर्स बिगिन टू अपोज इंपीरियल डोमिनेशन। जो यूरोपियन पावर्स थे उनके अंडर जो कंट्रीज थी जो कॉलोनाइज थी उन्होंने अपोज करना स्टार्ट कर दिया कैसे, इंपीरियल डोमिनेशन को। दिस एंटी इंपीरियलिस्टिक मूवमेंट वर नेशनल इन नेचर एज ए स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन। तो ये जो एंटी इंपीरियलिस्टिक जो मूवमेंट था ये कैसा था, नेशनलिस्ट था नेचर में, क्योंकि लोग अपने आप को एक नेशन में बांध रहे थे कि हम एक अपना नेशन है तो हमें किसी भी फॉरेन रूल की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से उन्हें अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए थी कौन से, नेशन स्टेट से। तो इनके बीच में जो नेचर था इस स्ट्रगल का वो एक नेशनलिस्ट नेचर था। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो जाए कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, explain how the French Revolution had to create a sense of collective identity among the French people। तो ये फर्स्ट पॉइंट है जो हम लोगों ने पढ़ा था आफ्टर द पेंटिंग। ओके, सो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं उनका ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में आया डिसाइसिव रोल इन शेपिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। ठीक, क्योंकि यहीं से पहला इसको बोला गया फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म बोला गया था। ठीक है, तो यहीं से जो आइडिया था नेशनलिज्म का वो इमर्ज हुआ था इन फ्रांस बाय क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग इट्स पीपल। तो इसकी वजह से लोगों में जो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी वो आई, जो रिडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज को फैलाया गया, लाइक ला पैट्री, फादरलैंड, द ले सिटिजन, द सिटीजन। तो इस आइडिया के थ्रू इक्वलिटी शो करने की कोशिश की गई, नेशन इंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। इस आइडिया को शो करने की कोशिश की गई इन दो कॉन्सेप्ट्स के थ्रू। फिर आता है नेशनल सिंबल्स। नेशनल सिंबल्स क्या थे, रॉयल फ्लैग रिप्लेस किया गया ट्राई कलर फ्लैग से, इसलिए नेशनल सिंबल शो करने के लिए, विच बिकेम द सिंबल ऑफ फ्रेंच नेशन। फ्रेंच नेशन का वो सिंबल बन गया। न्यू हाइम्स एंड नेशनल एंथम एंड पैट्रियोटिक फेस्टिवल्स वर ऑर्गेनाइज्ड टू बिल्ड सदर्न यूनिटी को बढ़ाने के लिए हाइम्स को, नेशनल एंथम को और पैट्रियोटिक फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज करने किया जाने लगा। उसके अलावा पॉलिटिकल रिफॉर्म्स क्या आए थे, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में तो ईस्ट स्टेट जनरल जो था उसे रीनेम करके नेशनल असेंबली कर दिया गया, हुज मेंबर्स वर इलेक्टेड बाय सिटीजन्स। तो सिटीजन्स के थ्रू, ना कि जो मोनार्कियल जो गवर्नमेंट थी उसके थ्रू, मतलब स्टेट से जो पावर थी वो सिटीजन्स के पास आ गई थी। दिस गिव पीपल अ सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। इससे लोगों को भी अपनी अहमियत समझ में आई। उसके बाद क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्मिटी आती है। इसमें ये लोग क्या करते हैं कि a centralized administrative system was established। internal custom duties जो थी उन्हें ख़त्म कर दिया जाता है एंड यूनिफॉर्म लॉज इंट्रोड्यूस्ड। यूनिफॉर्म लॉज को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, यूनिटी बढ़ती है। एंड द लास्ट पॉइंट इज प्रमोशन ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज का प्रमोशन किया जाता है। इससे भी जो यूनिटी थी उसे प्रमोट करने की पूरी कोशिश की जाती है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो डायलेक्ट्स थे काफ़ी अलग अलग वेरिएशंस थे, तो उन्हें डिस्करेज किया जाता है कि आप ये सारी भाषा अलग ना बोल करके फ्रेंच को जो एक कॉमन लैंग्वेज है उसे बोला जाए। फिर कंक्लूजन, ये जो पूरा आंसर है इसका कंक्लूजन वाली लाइन आप डाल दोगे तो जो आपका आंसर है वो कंक्लूड हो जाएगा और ये एग्जामिनर को इम्प्रेस भी कर देता है। सो दीज मेजर्स हेल्प द फ्रेंच पीपल टू सी देमसेल्व्स एज पार्ट ऑफ वन नेशन बाउंड बाय शेयर्ड राइट्स, लॉस एंड सिंपल्स। ये पॉइंट डाल दोगे एक्स्ट्रा तो अच्छे से नंबर मिल जाएंगे अगर ये 5 मार्क का आता है तो। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का, 1830s वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप, सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद 5 सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स। तो अब हमें ये बताना है कि 1830s का जो टाइम था यूरोप में उसे हम ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप क्यों बोलते हैं, तो हमें ये एक्सप्लेन करना है। तो हमने बताया था कि पेरिस में कैसे क्या हुआ था, वहाँ पे कैसे लोग काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में आ गए थे, तो उसके बारे में हुआ। So the 1830s are often described as a period of great economic difficulty in Europe due to the following reasons। तो क्या है, enormous increase in population, population बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी जिसकी वजह से भुखमरी और अनहाइजीनिक, मतलब मौतें भी बढ़ी हैं, भुखमरी हुई। The first half of 19th century saw an enormous increase in population all over Europe। यूरोप में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी जिसकी वजह से वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, अब लोग बढ़ रहे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा।
क्योंकि खर्चे बढ़ेंगे तो लोग ज़्यादा कमाने की कोशिश करेंगे और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे। उसके बाद आता है माइग्रेशन टू सिटीज़। अब अगर एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो उन्हें एक ही जगह पे रहेंगे तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी नहीं, तो उन्होंने विलेज से सिटी की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू लार्ज नंबर्स to the cities to live in overcrowded slums, putting immense pressure to urban resources and infrastructure। तो वहाँ पे जाने की वजह से जो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ा है किसमें, अर्बन रिसोर्सेज में और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि जितने लोगों की ज़रूरत नहीं थी उससे ज़्यादा लोग वहाँ पे आ गए थे काम ढूंढने के लिए। फिर स्टिफ कॉम्पिटिशन बिटवीन इम्पोर्ट्स एंड होम गुड्स। तो ऐसा होता है कि वहाँ के जो लोगों का जो मशीन मेड गुड्स थे उससे कंपटीशन बढ़ जाता है। इंग्लैंड से जो मशीन मेड गुड्स आ रहे थे उसकी वजह से वहाँ के जो लोकल पीपल्स थे उनके बीच में कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि लोकल पीपल्स जो थे वो हैंड से बनाते थे, जिसकी वजह से उसके जो प्राइस थे वो ज़्यादा हुआ करते थे। बट मशीन मेड जो गुड्स आते थे उनके प्राइस काफ़ी कम होते थे, तो लोगों ने मशीन मेड गुड्स को ज़्यादा प्रेफर करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से एक कंपटीशन आ गया था मार्केट में। Where industrialization was more advanced, this was especially true in textile production। टेक्सटाइल प्रोडक्शन में ये सबसे ज़्यादा असर करता है। उसके बाद आता है राइज इन फूड प्राइसेस। अब लोग बढ़ेंगे तो फूड की डिमांड भी बढ़ेगी, और उससे भी ज़्यादा क्या हुआ कि उसी ईयर बैड हार्वेस्ट आ गया था, जिसकी वजह से जो फूड के प्राइसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए और पॉवर्टी जो थी वो अपनी चरम सीमा पे आ गए थे। इन बोथ टाउन एंड कंट्री दोनों जगह पे सेम ही रीजन मतलब स्थिति थी, कुछ अलग नहीं था। और फ्यूडल बर्डन्स आ जाते हैं। इन पार्ट ऑफ यूरोप वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉयड पावर। फ्यूडल जो सिस्टम था उसे ख़त्म कर दिया गया था, बट कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे अभी भी एरिस्टोक्रेसी इंजॉय की जाती थी। फ्यूडल सिस्टम अभी भी वहाँ पे था, तो वहाँ के जो पीजेंट्स हैं उन्हें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा था फ्यूडल्स के अंडर में। उनकी जो डिमांड्स थी, उनकी जो टैक्सेस और जो डिमांड थी फूड को लेके उनको फुलफिल करने की वजह से। सो यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन है। The 1830s were years of great economic hardship in Europe, explain the statement। तो यही रिपीट हो गया, वही है। enormous population, rural to urban migration, competition for machine made goods, वही है। 5 मार्कर में आता है, बहुत आराम से आप लोग कर लोगे, दिक्कत नहीं है, सारे एक दूसरे से लिंक्ड हैं, ठीक है। फूड प्राइसेस, परसिस्टेंस ऑफ फ्यूडलिज्म। तो फ्यूडलिज्म से क्या मतलब है कि पीजेंट से खाना निकलता, मतलब वो खाना बनाते हैं, मतलब खाना प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद जो फूड है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो फूड की मतलब पॉपुलेशन की वजह से डिमांड भी बढ़ी, और डिमांड फूड की बढ़ी तो उसके प्राइस भी बढ़ गए, और पॉवर्टी भी बढ़ी, तो ये सारी चीज़ें एक साथ ही हो रही थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। तो हमने जर्मन यूनिफिकेशन ऊपर देखा था ना, बस वही है। अब इसको देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो लीडरशिप ऑफ रशिया, जो यूनिफिकेशन था जर्मनी का उसको लीड किया था प्रशिया ने, ये फर्स्ट पॉइंट है। आफ्टर द फेलियर ऑफ 1848 लिबरल रिवॉल्यूशन, रशिया टूक द लीड। रशिया ने लीड किया 1848 के बाद नेशनल जो यूनिफिकेशन थी उसमें। उसके बाद जो रोल है किसका, ऑटो वन बिस्मार्क का, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी ने चीफ मिनिस्टर जो था उसी ने वॉर्स लड़ी थी 3 इयर्स की। तो अभी हम नीचे देखते हैं, जिसकी वजह से जो यूनिफिकेशन था वो कंप्लीट हो सका था। तो इसने क्या किया था कि प्रशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी का यूज़ किया था यूनिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए। इसने पॉलिसी ऑफ ब्लड और आयरन की जो पॉलिसी थी उसका यूज़ किया, ना कि ये कि हम जाएंगे, हम बात करेंगे, फिर कुछ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। उसने कहा कि अब जो करना है बस मार धाड़ करते हैं, ख़त्म करते हैं बात को, तो बस यही होता है। सो बिस्मार्क बिलीव्ड इन मिलिट्री फोर्स, तो उसने मिलिट्री फोर्स का यूज़ करके यूनिफिकेशन कंप्लीट करने की कोशिश की, वॉर्स रादर देन डिप्लोमेटिक स्पीचेस टू अचीव हिज गोल्स। देन उसने 3 वॉर्स लड़ी थी। प्रशियन जो थे उन्होंने 3 वॉर्स लड़ी थी डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के अगेंस्ट में 7 इयर्स के अंदर। इससे उन्होंने जो जर्मनी का यूनिफिकेशन था वो कंप्लीट किया। फिर क्या होता है कि जो एम्पायर था, प्रोक्लेमेशन ऑफ एम्पायर, जनवरी 1871 में पैलेस ऑफ वर्सलीज में कैसर विलियम फर्स्ट को एम्परर घोषित कर दिया जाता है यूनिफाइड जर्मनी का। ओके, so this is also a 5 marker question।
इसको 3 मार्कर में भी आप 2-4 पॉइंट्स कम भी कर दोगे, लेकिन हाँ ऑटो वन बिस्मार्क का आपको अच्छे से याद रखना है और उसकी जो 3 बॉस हैं उनका नाम अच्छे से याद रखना है। ये दोनों याद रखोगे तो बाकी कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। हाँ, और तीसरे पॉइंट में डाल देना कि राजा कौन बना था बस। अब ये देखते हैं, प्राइमरी एनिमल्स पीपल वर आइडेंटिफाइड बाय इंग्लिश वर्ड स्कॉट और आयरिश एक्ट ऑफ यूनियन। हाँ, यहाँ पे कुछ क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, प्राइमरी आइडेंटिटीज क्या थी। ये वहाँ का ब्रिटेन के बारे में, ठीक है। ब्रिटेन में ऐसा क्या था कि ब्रिटेन के, सॉरी यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन की जो लाइन है वो मिस हो गई है कि ब्रिटेन की यूनिफिकेशन की प्रोसेस बतानी है। तो प्राइमरी आइडेंटिटीज थी इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट एंड आयरिश, ठीक। एक्ट ऑफ यूनियन के थ्रू स्कॉटलैंड को इंग्लैंड में मर्ज किया गया था और उसे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना दिया गया था। और इंग्लैंड, इट अलाउड इंग्लैंड टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। इंग्लैंड ने अपना पूरा इन्फ्लुएंस स्कॉटलैंड पे इम्पोज कर दिया था। फिर आयरलैंड की बारी आ रही तो आयरलैंड फोर्सिबली, उसे ज़बरदस्ती इनकॉर्पोरेट किया गया था यूनाइटेड किंगडम में 1801 में, जब उनका जो रेवोल्यूशन था वो फेल हो गया था। जो प्रोटेस्टेंट्स थे उनका रेवोल्यूशन कैथोलिक्स के खिलाफ था, वो फेल हो चुका होता है उसके बाद। नेशनल जो सिम्बल्स होते हैं वो क्या होते हैं ब्रिटेन के, वो होते हैं British flag, Union Jack, national anthem, God save our noble king and English language। ये 3 मेन पॉइंट्स हैं। अब हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। The decade of 1830 to 1848 is known as the Age of Revolution in Europe। तो 1830 से 1848 का जो पीरियड था उसे एज ऑफ रेवोल्यूशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसी टाइम पे काफ़ी जगह, काफ़ी सारा लोग, मतलब कई अलग अलग पार्ट्स में यूरोप के लोग अपने आप को क्या कहते हैं रिपब्लिक घोषित कर रहे थे, रेवोल्यूशन ला रहे थे। तो ऐसे कौन कौन सी जगह थी वो हम देखेंगे। तो जुलाई, सबसे पहले होता है जुलाई रेवोल्यूशन 1830 में फ्रांस में। यहाँ पे बॉर्बन किंग को हटा दिया जाता है बाय लिबरल पीपल्स, लिबरल रेवोल्यूशनरीज, और कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को स्टैब्लिश कर दिया जाता है। और जिसके बाद लुइस फिलिप को वहाँ का राजा बनाया जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की के अंडर काम करता है। सेकेंड है इंडिपेंडेंस ऑफ बेल्जियम। जब फ्रांस ने ऐसा किया तो बेल्जियम ने भी फ्रांस को देख के कहा कि भाई हमें भी क्या कहते हैं रिपब्लिक चाहिए, तो हमें भी कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो उन्होंने भी रिवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया और अ, हम्म, इसने क्या किया कि अपराइजिंग इन ब्रजर्स में ये अपराइजिंग हुई विच रिजल्टेड इन बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम से उसने अपने आप को अलग कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या थी। ग्रीस जो था वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर आता था। उसने अपने आप को ऑटोमन एम्पायर से मतलब आज़ाद करवा लिया था। किसके थ्रू, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के साथ में उसने, जो कि 1832 में थी, उससे उसने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित करा दिया था। उसके बाद आता है 1848 का फेब्रुअरी रिवोल्यूशन। इसमें क्या होता है कि इकोनॉमिक हार्डशिप, फूड शॉर्टेज पेरिस में, ये जो कारण थे इनकी वजह से अपराइजिंग हो जाती है और जो लुइस फिलिपे है वो भाग जाता है। उसको फोर्स कर दिया जाता है कि तुम यहाँ से भाग जाओगे ना तुम मार दिए जाओगे वगैरह वगैरह। उसको बहुत डराया जाता है तो भाग जाता है डर के मारे। और उसके भागते ही जो क्या कहते हैं फ्रेंच पीपल थे, उन्होंने रिपब्लिक, अपने आप को रिपब्लिक घोषित कर दिया था विद यूनिवर्सल मेल सफरेज। तो वहाँ के जो मेल थे उनको पूरी वोटिंग राइट मिल गई थी। उसके बाद आता है द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 1848। तो जर्मन रीजन जो था वहाँ पे, अब जैसे फ्रांस को देखा उसने दोबारा, तो उसने भी कहा कि भाई हम भी जाते हैं, हम भी अपने जो राजा है उसको कहेंगे, उसको धमकाएंगे तो वो भी मान जाएगा। तो जब वो लोग जाते हैं कहाँ पे, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, अपना जो डिमांड्स होते हैं उनको लेके रिवोल्यूशन लाने के लिए, तो उन्होंने भी कोशिश की थी। बट वो बात अलग है कि जो जर्मनी हेडेड बाय मोनार्की सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट, दो इट वाज इवेंचुअली सप्रेस्ड बाय द मिलिट्री। भले ही उसे मिलिट्री के थ्रू वहाँ के राजा ने सप्रेस कर दिया था, बट उन्होंने भी पूरी कोशिश की थी उस टाइम पे 1848 के 1830 से 1848 के टाइम पे कि वो भी अपने आप को रिपब्लिक घोषित कर पाए, बट होता नहीं है। सो इन सारी पॉइंट्स की वजह से ही जो 1830 से 1848 का जो पीरियड है उसे एज ऑफ रेवोल्यूशन बोला जाता है, क्योंकि हर जगह रेवोल्यूशन मतलब आ रहा था। अब हम देखते हैं कि कंपेयर द कॉन्ट्रास्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। मैंने कहा था ना जर्मनी और इटली का कभी कभी एक साथ में क्वेश्चन आ जाता है। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या है। वाइल बोथ मूवमेंट्स sought to create a single nation state from fragmented territories, their methods and leadership different differ। तो दोनों ही फ्रेगमेंटेड थे,
और दोनों ने ही नेशन स्टेट बनाया था, पर दोनों का ही जो मेथड था और लीडरशिप थी वो अलग थे। कैसे, अब हम ये देखेंगे। आर्किटेक्ट्स ऑफ यूनिफिकेशन इन जर्मनी, द प्रोसेस वाज लेड बाय प्रशियन चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क। तो जर्मनी में ऑटो वन बिस्मार्क ने लीड किया था, ठीक है, वही आर्किटेक्ट थे वहाँ के। हु यूज द आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी, जिसने आर्मी और ब्यूरोक्रेसी का यूज़ किया था। और इटली में 3 लोगों ने काम किया था, मजीनी ने, कैवूर ने एंड गैरिबल्डी ने। तो मजीनी ने थिंकर थे, उन्होंने थिंकर अपने जो आइडियाज थे उसके थ्रू, जो कैवूर था वो एक डिप्लोमेट था, और गैरिबल्डी जो था वो मिलिट्री लीडर था। तो ये तीनों का ही जो रोल है वो अलग है। तो जर्मनी में खाली एक ने ही पूरा काम कर दिया था, और इटली में 3 लोगों ने मिल के काम किया था। सो इस वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल लीडर्स में इतना ज़्यादा डिफरेंस है। उसके बाद हम देखते हैं रोल ऑफ मोनार्की क्या था। जर्मनी यूनिफाइड अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रशियन मोनार्की। तो जर्मनी जो था वो प्रशियन मोनार्की के अंडर यूनिफाई हुआ था, जो कि कौन था, कैसर विलियम वन। और जो इटली था वो यूनिफाई हुआ था हाउस ऑफ सेवोय लेड बाय किंग विक्टर इमानुएल सेकंड सार्डिनिया पाइडमोंट। ठीक है, जो एक ही बेचारा इटली का ऐसा पार्ट जो क्या कहते हैं इटालियन हाउस के अंदर आता था, उसी ने पूरा ये प्रोसेस अपना, जो किंग विक्टर इमानुएल सेकंड है उनके अंडर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट किया गया था। अब देखते हैं मिलिट्री स्ट्रेटजी क्या थी। तो मिलिट्री स्ट्रेटजी में हम देखते हैं कि बिस्मार्क जो था उसने ब्लड और आयरन की पॉलिसी फॉलो की थी कि बस मारो, काटो और यूनिफाई करो, ख़त्म करो, बहुत हो गया। तो उसने ब्लड और आयरन की पॉलिसी यूज़ की, विनिंग 3 वॉर्स इन 7 ईयर्स, ठीक है, अगेंस्ट डेनमार्क, ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस। और इटली ने क्या किया, उसने मिक्स स्ट्रेटजी यूज़ की, डिप्लोमेसी विद फ्रांस एंड पॉपुलर वॉलंटियर अपराइजिंग्स लेड बाय गैरिबल्डी एंड ब्रेशर्स। तो उन लोगों ने दो अलग अलग चीज़ों का, दो दो अलग पॉलिसीज थी, स्ट्रेटजीज थी, उनका यूज़ करके यूनिफाई किया। उसके बाद अब हम देखते हैं स्टेटस बिफोर यूनिफिकेशन। तो यूनिफिकेशन के पहले इनका क्या स्टेटस था। जर्मनी वॉज कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। तो जर्मनी थी उसमें 39 लूज स्टेट्स थे, मतलब उनका कुछ भी अता पता नहीं था, बस नाम से वो 39 स्टेट्स थे जो आपस में जर्मनी कहलाया जा सकता था उन्हें। तो वो डोमिनेट कौन कर रहा था उन्हें, रशिया कर रहा था, और ऑस्ट्रिया उन्हें डोमिनेट कर रहा था। पर इटली में क्या था, इटली वॉज डिवाइडेड इन 7 स्टेट्स। तो इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, जो अलग अलग 3 लोग जो थे वो मतलब क्या कहते हैं रूल कर रहे थे उसके ऊपर। और सिर्फ सार्डिनिया पाइमोंट था जो इटालियन प्रिंसली हाउस के अंडर आता था। अब हम देखते हैं फाइनल प्रोक्लेमेशन क्या था। फाइनल प्रोक्लेमेशन में क्या होता है, जर्मन एम्पायर जो होता है वो 1871 में वर्सलीज में क्या कहते हैं होता है, कौन बनता है यहाँ का जर्मनी का राजा कौन बनता है, मैं भूल गई। जर्मनी का राजा बनता है विलियम फोर, फ्रेडरिक विलियम फोर। एंड द किंग ऑफ इटली जो होता है, इटली का जो किंग होता है उसे कहाँ पे घोषित किया जाता है, 1861 में राजा बनता है। और कहाँ पे होता है, थ्रू दी फाइनल एनेक्सेशन ऑफ रोम हैपेंड इन 1870। भले ही आखिरी जो एनेक्सेशन था रोम का वो 1870 में होता है, पर उसके पहले 1871 में ही राजा घोषित कर दिया जाता है विक्टर इमैनुअल सेकंड को। अब हम आगे देखते हैं कि क्या होता है, मतलब आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप शोज दैट द आर्मी रादर देन लिबरल रिवोल्यूशनरीज ऑफन बिकेम द आर्किटेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो क्या होता है कि जो नेशनलिज्म था यूरोप में, आर्मी की जगह पे वहाँ के जो लिबरल रिवोल्यूशनरीज थे वही आर्किटेक्ट बन गए। और फिर बात है, आर्मी जो थी वो मोनार्की के अंडर थी, तो मोनार्कियल जो लोग थे उन्होंने ही आर्मी का यूज़ किया लिबरल्स को दबाने के लिए। बट लिबरल्स जो थे उन्होंने तो ठान लिया था कि हमें भाई चाहिए रिवोल्यूशन, तो उन्होंने ही रिवोल्यूशन लाया, नेशनलिज्म की फीलिंग उन्होंने स्प्रेड की। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स फ्रॉम द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। अब हम ये देखेंगे कि इसका यूज़ करके कैसे आता है क्वेश्चन। सो अगेन जर्मनी और इटली की यूनिफिकेशन से आया है। अब देखते हैं क्या है। While early nationalist movements were led by liberal revolutionaries, the final unification of Germany and Italy was achieved through the state-led military action and diplomacy. तो भले ही पहले जो लिबरल्स थे, ठीक है, उन्होंने ही ये जो रेवोल्यूशन था वो स्टार्ट किया था, बट बाद में इसको फाइनलाइज किसने किया, स्टेट लेड मिलिट्री। अब ये मिलिट्री किसके अंदर थी, भले ही इसको स्टार्टिंग में मोनार्कियल जो गवर्नमेंट है उसने यूज़ किया था, बट बाद में जब यूनिफिकेशन की बात आती है तो जो वहाँ का जो राजा था उसने अपनी मिलिट्री का यूज़ करके, लाइक जर्मनी में ब्लड और आयरन की पॉलिसी यूज़ करके मिलिट्री जो थी उसने यूनिफिकेशन कंप्लीट किया। और इटली में भी
सेम तरीके से जो फ्रेंच आर्मी थी उसका यूज़ किया, मतलब उस उनकी हेल्प ली गई, काउंट केबुल ने हेल्प ली और सारा काम किया। सो मिलिट्री ने काफ़ी हेल्प की बाद में, स्टार्टिंग लिबरल ने की लेकिन एंडिंग मिलिट्री ने की। उसके बाद जर्मन यूनिफिकेशन अंडर प्रशियन लीडरशिप। आफ्टर द फेलियर ऑफ लिबरल फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 1848, रशिया टूक द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट ऑफ नेशनल यूनिफिकेशन। जैसे मैंने भी बोला, रोल ऑफ ऑटो वन बिस्मार्क एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ रशिया, बिस्मार्क बिकेम द ट्रू आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। अभी जैसे मैंने बताया, ओके। सो ये है, अब हम आगे देखते हैं। फिर है मिलिट्री सक्सेस थ्रू ब्लड एंड आयरन। वही क्या कहते हैं, उसकी ऑटो वन बिस्मार्क की पॉलिसी थी, जो 3 वॉर्स उसने 7 ईयर्स में लड़ी और डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस को हराया। तो इस तरीके से हम आंसर को अपने जस्टिफाई करेंगे। उसके बाद मिलिट्री लेड इटालियन यूनिफिकेशन। जो इटालियन यूनिफिकेशन था उसके मिलिट्री ने क्या किया, मजीनी जो था उसने आइडियोलॉजी प्रोवाइड की एज अ लीडर, लेकिन जो मिलिट्री थी सार्डिनिया पाइडमोंट की, उसने फ्रेंच आर्मी का यूज़ करके ऑस्ट्रियन फोर्स को हराया था 1859 में। और गैरीबल्डी जो था उसने रेड शर्ट्स और पीजेंट्स के हेल्प से जो सदर्न पार्ट था, कौन सा, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज जो थी उसको जीता और स्पेन को भगा दिया, कहाँ से, अपने सदर्न पार्ट से। ओके। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 1830s वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप्स इन यूरोप, एक्सप्लेन द 5 रीजंस फॉर दिस सिचुएशन। ये अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी। अर्बन क्राउडिंग, क्योंकि लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में जा रहे थे एम्प्लॉयमेंट की सर्च में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब खचपच मच गई थी कि बहुत ज़्यादा लोग आ रहे थे और जितने जितने लोगों की रिक्वायरमेंट थी उससे दुगना तिगुना लोग वहाँ पे पहुँच गए थे। इंडस्ट्रियल कंपटीशन हो गया था, इंग्लैंड से जो मशीन मेड गुड आता था उसकी वजह से जो नेटिव पीपल के जो हैंडमेड गुड्स थे उनके बीच में कंपटीशन अरोज हो गया था। उसके बाद एग्रीकल्चरल फेलियर, उसी ईयर जो वहाँ के जो क्या कहते हैं बैड हार्वेस्ट होता है, वहाँ का जो हार्वेस्ट होता है काफ़ी ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से जो फूड प्राइसेस थे वो भी बढ़ जाते हैं और जो खाने की जो कमी थी उसकी वजह से और ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है। और परसिस्टेंट ऑफ फ्यूडलिज्म, और जो फ्यूडलिज्म थी मतलब भले ही ख़त्म कर दिया गया था बट फिर भी कई जगह पे जैसे मैंने कहा था कि रह गया था, तो वहाँ पे जो पीजेंट्स से उन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। अभी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप शोज दैट, the history of nationalism in Europe shows that the army, rather than liberal revolutionaries, often became the architect of nation building। यही वही सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है। सो वही है जर्मन यूनिफिकेशन, मतलब इसी का यूज़ करके। तो अभी हमने पूरा देख लिया, तो अभी दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। रोल ऑफ ऑटो वन बिस्मार्क एंड military success through iron blood, military led by Italian unification, Garibaldi and Russia। वही क्वेश्चन है, सेम है। अगेन दिस क्वेश्चन है सेम, आई थिंक पीडीएफ में कुछ गड़बड़ हो गई है, सारे क्वेश्चन रिपीट हो गए, कोई बात नहीं। ओके, तो थैंक यू। आपको ये पूरी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अगर कुछ आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए एक्स्ट्रा तो कमेंट में आप ज़रूर पूछ लीजिएगा, तो मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगी। और आप वेट करिएगा नेक्स्ट चैप्टर के लिए। सो थैंक यू एंड अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। बाय बाय।